नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा था कि अंतरिम बजट की विश्लेषण करेंगे, तो आज हम उपस्थित हैं अंतरिम बजट 2024-25 की विश्लेषण को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 की कुछ मुख्य बातें पहले ये देख लें। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट, आज अर्थात 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। तो मतलब जैसा कि हम लोग हर दिन करते हैं कि पहले टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बीच में डिवाइड करके सभी चीज को एकदम सभी मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग कि बजट क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। संघीय बजट को राजस्व बजट, सरकार की कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, और पूंजीगत बजट अर्थात सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान में वर्गीकृत किया जाता है। बजट को तैयार करना, अब विधि क्या है, थोड़ा हम लोग इस पर गौर करेंगे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। एक वर्ष का बजट आर्थिक मामलों के विभाग के बजट द्वारा तैयार किया जाता है। यह मोटे तौर पर विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय का भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर किया जाता है। बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त होना या भुगतान होने की उम्मीद है, इसके आधार पर। फिर देखते हैं बजट की प्रस्तुति। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इसके दो भागों, भाग ए और भाग बी में भाग ए और भाग बी में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का भाग ए यह बजट की समष्टि आर्थिक अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक भाग होता है। इसके तहत सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रकों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है। अगला देखेंगे बजट का भाग बी। यह वित्त विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और प्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। बजट में पेश किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज क्या होते हैं, अब इसको देखते हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित है। चलिए ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, फिर अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 के तहत, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत और FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण, समष्टि आर्थिक रूपरेखा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिर मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना संबंधी विवरण अर्थात मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। फिर बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं, इसे हम लोग समझेंगे। व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक नजर में, बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं, ये हम लोग आज के क्रम में देखेंगे। बजट एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ है, तो चलिए कुछ नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। सबसे पहले हम लोग बजट के इतिहास को देखें। तो बजट के इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता से पहले बजट की क्या थी, क्या इतिहास था, पहले इसको देखें। बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। इस चीज को देखेंगे हम लोग। 1807 अप्रैल 1807 ईस्ट इंडिया कंपनी से
ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। प्रस्तुत बजट करने वाले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे। अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली खान ने 1947-48 में बजट प्रस्तुत किया था। अब देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। तब से बजट की प्रक्रिया विकसित हुई है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। साथ ही बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। बजट प्रक्रिया, बजट की प्रक्रिया क्या है? तो बजट की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है। तो चलिए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों, सबसे पहले बजट की प्रस्तुति की जाती है, फिर संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होता है, फिर स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच होती है, फिर अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है, और अंत में विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अंतरिम बजट 2024-25। चूंकि 2024 चुनावी साल है, इसलिए सरकार को अभी पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश करना पड़ा। ठीक है, तो अंतरिम बजट पहले क्या है, यह एक बार फिर से कह दें। यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है। इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। अच्छा, पूर्ण बजट के विपरीत अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन एवं आर्थिक नीतियों के विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित करती है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान तत्काल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग ए, अंतरिम बजट 2024-25 की। तो बजट का विजन 2047 तक विकसित भारत, यह परिकल्पना सरकार की उस समृद्धि भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए तथा सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने का अवसर दे रहा है। तो बजट का विकास मंत्र क्या है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करना इस बजट का दर्शन है। तो सामाजिक समावेशिता कैसे होगी? तो समाज के सभी वर्गों के कवरेज के जरिए। फिर भौगोलिक समावेशिता कैसे होगी? तो देश के सभी क्षेत्रों के विकास के जरिए। फिर आगे देखते हैं अब फोकस किन किन क्षेत्रों पर किया गया है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले गरीब, महिलाएं, युवा या अमृत पीढ़ी, फिर अन्नदाता किसान। अब फोकस के क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियों को देखेंगे। सबसे पहले गरीब। गरीबी उन्मूलन, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी मतलब पीएम जन धन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी के जरिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि, 48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई है। 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है। पीएम जन मन योजना, इसकी सहायता से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने में मदद मिली है। पीएम विश्वकर्मा योजना, 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं महिलाएं। महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। स्टेम कोर्स में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है।
यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा की गई है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने के लिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में प्रदान किया गया है। अब देखेंगे युवा अर्थात यूथ या अमृत पीढ़ी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI, पीएम स्कूल, पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र एवं चहुमुखी विकास किया जा रहा है। कौशल भारत मिशन 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं के कौशल को अपग्रेड किया गया है और 3000 नए ITIs की स्थापना की गई है। फिर देखते हैं उच्चतर शिक्षा हेतु संस्थान। 7 नए IITs बने हैं, 16 IIITs बने हैं, 7 IIMs बने हैं, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना कुल मिलाकर 22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं युवाओं की सहायता करने एवं उन्हें रोजगारदाता बनाने के लिए। खेलों में युवा 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों की पदक तालिका में अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान हासिल हुआ है। 2023 में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की। भारत के वर्तमान में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि 2010 में इसकी संख्या 20 से कुछ ही ज़्यादा थी। अब देखेंगे अन्नदाता अर्थात किसानों के विषय में। तो पीएम किसान सम्मान योजना लघु एवं सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना 4 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया गया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बराबर का कारोबार हो रहा है तथा 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही है। अन्य उपाय जैसे किसान केंद्रित नीतियां, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों का कवरेज, स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखेंगे अमृत काल के लिए रणनीति। सतत विकास 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता। पवन ऊर्जा के जरिए वाइबिलिटी, ये बता दें कि ये पर्यावरण से संबंधित है। पवन ऊर्जा के जरिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग, कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना, CNG, PNG और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण, बायोमास एकत्रीकरण, मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छत और सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करना। इसको देखेंगे कि 1 करोड़ घरों के लिए प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाना, विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचनाओं का समर्थन करके ई-वाहन परिवेश को मजबूत करना। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री संबंधी नई योजना शुरू की जाएगी। अब तक की उपलब्धियों को देखें यहाँ पे, तो PMUY के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन लिए गए हैं, 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट, उजाला के तहत 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए, SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापना की ऊर्जा क्षमता 2004 के 30.4% से बढ़कर 2023 में
9% हो गई। अब देखेंगे बुनियादी ढांचा और निवेश। पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना तथा लॉजिस्टिक दक्षता को सुधार हो सके और लागत कम हो सके, इसके लिए किया गया है। द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर वार्ता की जाएगी। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास, मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको हम लोग देखेंगे। अब तक की उपलब्धियों को दिखाया गया है फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20, 21। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मतलब ये क्या है ग्राफ। एफडीआई का भी देख सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 2005 और 2014 तक का, ये मतलब बिलियन डॉलर में है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2005-2014 में 298 बिलियन डॉलर का एफडीआई था, जबकि अब 2014 से 2023 के कार्यकाल में देखें तो 596 बिलियन डॉलर का ये एफडीआई हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेगा। पूर्वोत्तर का विकास, पूर्वी क्षेत्र और वहाँ के लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाना। पीएम आवास योजना के ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी। मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में कार्यान्वयन में तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया यू-विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार हेतु सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं इसको भी देख लें। तो यहाँ फिर से ये ग्राफ के माध्यम से है, हम लोग इसको देखते हैं। ये प्रतिशत में है। पहली तिमाही और तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत। तो यहाँ 2018 में यह 68 था, अक्टूबर 2023 में यह बढ़ करके 89 हो गया है। और यहाँ पे है प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत नामांकन की संख्या क्या है। तो 2018 में 1737 थी, जबकि अब हम देख सकते हैं 13,195 हो गई है अक्टूबर 2023 में। अब रुपए की बात करें तो ये मतलब करोड़ों में है, 79,590 करोड़ रुपए। और जबकि अभी ये 2024-25 की बात करें तो ये 80,671 करोड़ रुपए हैं। अब कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की देखें तो फसल कटाई के बाद गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, जैसे उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP के उपयोग का विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने के लिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता और में वृद्धि की जा सके और निर्यात को दोगुना किया जा सके एवं रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी 2.0 भी कहते हैं। ब्लू इकोनॉमी 2.0 को भी बढ़ावा देना है इसी योजना के तहत। आगे देखें अब तक की उपलब्धियां।
तो नीली क्रांति के लिए आवंटन में बढ़ोतरी, अब ये रुपए करोड़ों में है, तो 23-24 में 2025 करोड़ रुपए, जबकि 24-25 में 2352 करोड़ रुपए। ठीक है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की औपचारीकरण योजना के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है, ये भी करोड़ों में ही है। तो 2023-24 में 639 करोड़ रुपए, जबकि 2024-25 में 880 करोड़ रुपए। ठीक है। पर्यटन की बात करें तो राज्यों में को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का समग्र रूप से विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी। पर्यटन विकास के वित्त पोषण के लिए राज्यों को समान अधिकार पर ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अन्य उपाय देखें तो लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना। लखपति दीदी का तात्पर्य स्वयं सहायता समूहों SHGs की ऐसी महिला सदस्यों से है जो प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित करती हैं। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए डीप टेक रक्षा उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने एवं विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। अब भाग बी को देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना की वृद्धि हुई है और टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने का औसत समय 2013-14 में 93 दिन था, जो घटकर 2023-24 में 10 दिन हो गया है। 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यवसायों के लिए प्रिजम्पटिव कराधान की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दी गई है। करदाता सेवाओं में सुधार, फेसलेस असेसमेंट का और अपील, टैक्स रिटर्न पहले से भरना और नया फॉर्म 26AS। तो अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर को। तो वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक सकल GST संग्रह 2 गुना होकर 21.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। GST के लागू होने के बाद की अवधि 2017-2023 से 2023 में राज्यों में कर उछाल टैक्स बॉयंसी देखा गया है। यह 2012-2016 की अवधि में 0.72 था, जो अब बढ़कर 2017 से 2023 में 1.22 हो गया है। ठीक है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लॉजिस्टिक लागत और उनकी कीमतों में कमी आई है। 2019 से इंपोर्ट रिलीज टाइम में कमी आई है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पर 47% कम हुआ है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर 28% कम हुआ है। समुद्री बंदरगाहों पर 27% कम हुआ है। टैक्स आर्बिट्राज
और चुंगी ऑक्ट्रॉय को समाप्त करके आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया गया है। कर प्राप्तियों का समग्र रुझान, अब यहाँ पे फिर से ग्राफ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं इसको किस तरह से 2022-23, 2023-24 और फिर 23-24, 24-25 में किस तरह से मतलब क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। कर प्रस्ताव तो कर प्रस्ताव कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिट्स के लिए कर छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बकाया प्रत्यक्ष कर को माफ किया गया है। वित्त वर्ष 2009-2010 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2011-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्कों, कॉरपोरेट करों के लिए समान दरों को बनाए रखा गया है। अब देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। यहाँ की एक ये पाई चार्ट दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं कि आयकर से 19% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, निगम कर से 17%, जीएसटी और अन्य कर से 18%, सीमा शुल्क से 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1% है, गैर कर प्राप्तियां 7% है, उधार एवं अन्य देयताएं के द्वारा 28% है। ठीक है, रुपया खर्च कहाँ पे होता है अब इसको देखें। तो सबसे पहले शुरू करें कि ये ऊपर से शुरू करते हैं। पेंशन में 4%, फिर ब्याज भुगतान में 20%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8%, सब्सिडी पे 6%, रक्षा पे 8%, केंद्रीय क्षेत्रक की योजना में 16%, वित्त आयोग और अन्य से संबंधित अंतरण में 8%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% और अन्य व्यय 9%। ये महत्वपूर्ण होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कहाँ खर्च और कहाँ से आता है इस चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घाटे का वित्त पोषण का स्रोत, ये है, मतलब ये एक चार्ट ही है, इसको आप लोग ढंग से देखें कि रुपए करोड़ों में है और ये यहाँ पे जो ये ब्लू वाला लाइन है वो बाजार से उधारी की बात की जा रही है। इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेकर इसका अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। फिर यहाँ पे एक और ग्राफ है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का है। आप लोग देख सकते हैं ये पहला जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटता हुआ CAT और यहाँ पे घटती बेरोजगारी के दर और इस अलग अलग ग्राफ को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं धीरे धीरे अपने स्क्रीन पर। और इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अलग से हम लोग ग्राफ पर कभी संभव होगा तो एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब शब्दावलियों को देखें तो कुछ शब्दावली जो इससे संबंधित है उनको देखें। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, तो ये क्या होता है? तो यह सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देती है। इसको ध्यान से देखें, ये विनियोग विधेयक। फिर चुंगी, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? यह एक स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। फिर सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या होता है? तो ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं जो देश के वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं। वे दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य उपकरणों जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। फिर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी क्या है? तो यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। टैक्स और विड्रॉज क्या है? तो इसको देखेंगे। जब कर देयताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कर विनियमों का दरों में अंतर और रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है तो उसे टैक्स और विड्रॉज कहते हैं। इसको फिर से देख सकते हैं हम लोग। जब कर देयताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कर विनियमों या दरों में अंतर का रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है तो उसे टैक्स और विड्रॉज कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस।
जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसमें आयकर, पोल टैक्स, भूमि कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि शामिल है। अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर अंतिम उपभोक्ता के विनिर्माता या खुदरा विक्रेता जैसे मध्यस्थ एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट। यह सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना प्राप्त धन है। इसमें कर, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश, सेवाओं के लिए शुल्क आदि शामिल होते हैं। फिर निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स। यह किसी कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। यह कंपनी की निवल आय पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। इसे सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए सरकार को राजस्व जुटाने में मदद मिलती है। फिर कर उछाल, टैक्स बॉयंसी क्या होता है? कर उछाल जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। कर राजस्व को तब उछालपूर्ण माना जाता है जब तक कि दरें अपरिवर्तित रहने पर भी जीडीपी में समृद्धि की तुलना में कर संग्रह आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण, वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब ये क्या होता है देखते हैं। इसके तहत आर्थिक रूप से न्याय संगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रिजम्पटिव कराधान, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है इसको देखें। तो इसके तहत पात्र व्यवसायी को अपने टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह विस्तृत लेखांकन रिकॉर्ड की आवश्यकता को कम करते हुए नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है। फिर देखते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। साधारणतः मुद्रास्फीति एक माप है जो यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट कितना महंगा हो गया है। फिर पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश है। इसके उदाहरणों में शामिल है मशीनरी, भवन, शिक्षा आदि में निवेश, परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश आदि। फिर देखेंगे बजट अनुमान, बजट एस्टीमेट्स। अब ये क्या है? तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमान होता है। इसके तहत वार्षिक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ये अनुमान सरकार के व्यय की मंशा को संकेत देते हैं, लेकिन ये सटीक आंकड़े या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के सूचक नहीं है। फिर देखते हैं प्रत्यक्ष लाभ अनंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। डीबीटी का उद्देश्य समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ और सब्सिडी के समय पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करना है। यह बिचौलियों को समाप्त करता है, किसी भी धोखाधड़ी को रोकता है और दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। फिर देखेंगे श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। इसकी गणना श्रम बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है। अब देखते हैं बजट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को, अर्थात अनुच्छेदों को। पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग अलग से इसको देखते हैं और ये अनिवार्य है, स्मरणीय है। तो देखते हैं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 113 प्राक्कलनों के संबंध में संसद की प्रक्रिया, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, अनुच्छेद 117
वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, अनुच्छेद 151 ऑडिट रिपोर्ट, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। तो इस तरह से हमने बजट को देखा। ठीक है, बजट के साथ साथ हमने बहुत सारे शब्दावलियों को देखा, ग्राफ्स हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो एक पूर्ण रूप से बजट पर जो भी महत्वपूर्ण विषय थे उसको हमने देखा। ठीक है, हम लोग अपना एक बार फिर से बता दें कि ये जीएस अड्डा दरभंगा हम लोग मिशन 70 लेकर आए हैं। मिशन 70 बीपीएससी के लिए है, जहाँ पे हमने टारगेट किया है कि 70 बच्चों का सिलेक्शन करवाने का बीपीएससी 70 में। यहाँ 1-to-1 मेंटरशिप होता है, कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होता है, 360 डिग्री सिलेबस कवरेज होता है। ठीक है, और हम लोग स्मार्ट टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे काम करते हैं। प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, वीकली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मेंस के लिए भी कंप्लीट मेंस सिलेबस कवरेज किया जाएगा, आंसर राइटिंग की जाएगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्वालिटी ऐसे एवोल्यूशन होगा। और ये 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो बता ही दिया गया है। और हमारा फ़ी है बस 6,999। सीट्स लिमिटेड है। संपर्क नंबर भी यहाँ पे दिया गया, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।